डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत आने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। म्यूटेशन थ्योरी को पढ़ने से पहले उसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ह्यूगो डी ब्राइज नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में संरचनात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन से जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। या तो गुणसूत्रों की संरचना में या उनकी संख्या में अगर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई जो है वो म्यूटॉन के नाम से जानी जाती है। विकास या एवोल्यूशन के लिए उत्परिवर्तन को सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर के रूप में माना गया है। डार्विन ने उत्परिवर्तन को स्पोर्स के नाम से बताया था, क्योंकि डार्विन को म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस समय उन्होंने ऐसे जो चेंजेस थे जो गुणसूत्रों में उनकी स्ट्रक्चर में या उनके नंबर में कुछ परिवर्तन आते थे तो डार्विन उनको स्पोर्स के नाम से बताते थे। उत्परिवर्तन से डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन आता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों का जो जीनोटाइप होता है उसमें परिवर्तन आते हैं और जीनोटाइप में परिवर्तन आने से जीवों के लक्षण में या उनके फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाते हैं। उत्परिवर्तन को और अधिक जानने के लिए टी.एच. मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, उस पर बहुत सारे स्टडी किए गए। उत्परिवर्तन सामान्य अप्रभावी ही होते हैं, अर्थात यह केवल समयुग्मकी अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाते हैं। उत्परिवर्तन को प्राइमरीली दो भागों में हम बांट सकते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन या प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ऐसे उत्परिवर्तन जो अचानक से बिना किसी ज्ञात कारण से उत्पन्न हो जाते हैं उनको हम स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन के अंतर्गत ऐसे उत्परिवर्तन आते हैं जो कि किसी म्यूटाजेंस की वजह से उत्पन्न होते हैं। अब म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस ऐसे भौतिक या रासायनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का कारण बनते हैं। म्यूटाजेंस की वजह से ही उत्परिवर्तन को एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। प्रेरित उत्परिवर्तन जो हैं वो म्यूटाजेंस के कारण ही होते हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब ये म्यूटाजेंस जो हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल म्यूटाजेंस, जिसको हम भौतिक उत्परिवर्तन कारक बोलते हैं, या रासायनिक म्यूटाजेंस। भौतिक उत्परिवर्तक की हम बात करें तो ये भी जो है मेनली इसमें जो है रेडिएशंस या विकिरण आते हैं, और ये विकिरण को फिर से हमने दो भागों में बांट दिया है। एक प्रकार के जो विकिरण हैं वो हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरे हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो रेडिएशंस को हम दो सब हेड में यहाँ पर स्टडी करेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस में जो जनरली अल्फा, बीटा, गामा रेज और एक्स रेज आती हैं और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो कि सनलाइट के थ्रू पहुंचती हैं और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत कम होती है। रासायनिक जो म्यूटाजेंस होते हैं उनमें देखिए बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो केमिकल म्यूटाजेंस की भांति कार्य करते हैं। इसमें देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, फिनॉल्स, 5 ब्रोमोयूरेसिल, 5 आइडोयूरेसिल्स, 5 क्लोरोयूरेसिल, नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस और मैलिक हाइड्रोजाइड, ये सब केमिकल म्यूटाजेंस हैं जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं।
अब म्यूटेशंस की हम टाइप की बात करें तो म्यूटेशंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, जीन म्यूटेशन, जीनोमेटिक म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की। तो जीन म्यूटेशन जो है जनरली ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब जितने भी आनुवंशिक ये रोग हैं, सब ये जीन म्यूटेशन के कारण ही होते हैं। जीन म्यूटेशन देखिए 2 प्रकार का होता है, पहला है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए पॉइंट म्यूटेशन की अगर हम स्टडी करें तो पॉइंट म्यूटेशन अगेन जो है 2 प्रकार का है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, उनका आपस में रिप्लेसमेंट इसमें होता है। अगर देखिए प्यूरिन जो है अगर वो प्यूरिन के द्वारा ही रिप्लेस हो जाए या जो पायरिमिडीन बेस पेयर्स हैं वो किसी दूसरे पायरिमिडीन बेस पेयर से चेंज हो जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे देखिए अगर थाइमीन जो बेस पेयर है अगर वो साइटोसिन से अगर चेंज हो जा रहा है तो वो ट्रांजिशन है। इसमें देखिए एडेनिन जो है वो ग्वानिन से चेंज हो जा रहा है, तो इसमें देख रहे हैं प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है, एडेनिन की जगह ग्वानिन लग जाए बेस पेयर्स में डीएनए में, तो वो भी जो है ट्रांजिशन है। अगर थाइमीन की जगह साइटोसिन लग जाए या साइटोसिन की जगह थाइमीन लग जाए तो ये पायरिमिडीन से पायरिमिडीन जो है चेंज हो रहा है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो जो है ट्रांजिशन के हैं। इसमें प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है और इसमें पायरिमिडीन से पायरिमिडीन चेंज हो रहा है। तो ये हमारे दोनों जो प्रोसेस हैं वो ट्रांजिशन के अंतर्गत आएंगे। ये दोनों म्यूटेशंस जो हैं वो ट्रांजिशनल म्यूटेशन है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो है वो ट्रांसवर्जन है। ट्रांसवर्जन में आप थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो प्यूरिन बेस पेयर्स हैं वो पायरिमिडीन बेस पेयर्स से रिप्लेस होंगे या जो पायरिमिडीन बेस पेयर्स हैं वो प्यूरिन बेस पेयर्स से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे देखिए ये थाइमीन है, तो थाइमीन जो है एक पायरिमिडीन बेस पेयर है जो कि या तो एडेनिन से या ग्वानिन से चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एडेनिन जो है वो थाइमीन से या साइटोसिन से चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से या एडेनिन से चेंज हो रहा है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से या थाइमीन से चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है और पायरिमिडीन बेस पेयर्स हैं जो वो प्यूरिन बेस पेयर से एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशनल म्यूटेशन यहाँ दिखाया गया है। देखिए इसमें देख रहे हैं आप ये डीएनए बेस सीक्वेंस है, तो यहाँ पर देखिए जो ये जो बेस पेयर है ये एक प्यूरिन बेस पेयर है जो कि जी से यहाँ रिप्लेस हो रहा है। तो ये जो है ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया। और यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्जन में आपको दिखाया गया है कि ये जो सी जो बेस पेयर है जो कि पायरिमिडीन बेस पेयर है वो ग्वानिन से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन से चेंज हो जा रहा है और यहाँ पर जो प्यूरिन बेस पेयर था वो दूसरे किसी प्यूरिन बेस से चेंज हुआ है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पर ट्रांसवर्जन हमको दिखाया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है, इसको आप स्टडी करें और इसमें आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन कैसे एक दूसरे से म्यूटेशन जो है हो रहा है। दूसरे प्रकार का जो म्यूटेशन है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, अभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं स्लाइड में। देखिए सिकल सेल एनीमिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है और ये जो है सिकल सेल एनीमिया में हम देख रहे हैं कि पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन में मैंने बताया कि प्यूरिन या तो प्यूरिन से चेंज होंगी, जो प्यूरिन बेस पेयर्स हैं वो दूसरे किसी प्यूरिन बेस पेयर से चेंज होते हैं, या प्यूरिन पायरिमिडीन से चेंज होगी या पायरिमिडीन प्यूरिन से चेंज होगा। तो सिकल सेल एनीमिया में जनरली जो हम देखते हैं जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। और पॉइंट म्यूटेशन भी किस प्रकार का है, इसमें ट्रांसवर्जन प्रकार का है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, वहाँ देखिए CCT, GAG और GSG जो कि कोडोन को
जो आरएनए के कोडॉन्स हैं उनको ये शो कर रहा है, और ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। लेकिन देखिए जो जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ जो एडेनिन की जगह जो है थाइमीन जो है आ गया है। तो एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन बेस पेयर था और थाइमीन एक पायरिमिडीन बेस पेयर है। तो प्यूरिन बेस पेयर जो है वो पिरिमिडीन बेस पेयर से चेंज हुआ है, तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन होगा। तो जब इनका देखिए पॉइंट म्यूटेशन में डीएनए का बेस सीक्वेंस जो चेंज हुआ तो उससे आरएनए जो है, आरएनए में भी जो बेस सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जब एक ही जगह देखिए थाइमीन हुआ तो थाइमीन ने फिर इसको देखिए रिप्लेस कर दिया एडेनिन से, और एडेनिन से जब आरएनए का सीक्वेंस बना, मैसेंजर आरएनए बना, तो यहाँ पर यूरेसिल आ गया, क्योंकि थाइमीन तो आरएनए में पाया नहीं जाता, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो एडेनिन ने जो है यहाँ पर यूरेसिल को कोड किया। तो पूरा आप देख रहे हैं कि ये जो कोडॉन जो मैसेंजर आरएनए पे हैं उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। तो मैसेंजर आरएनए में कोडॉन का सीक्वेंस चेंज होने से जो अमीनो एसिड्स को ये कोड करते हैं कोडॉन्स, उनका भी देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया और एक नया अमीनो एसिड यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आकर जुड़ गया है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन या हम कहें जो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए सिकल सेल टाइप का हो गया, और इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, और इसी बीमारी को हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो है पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है, और पॉइंट म्यूटेशन में भी ये ट्रांसवर्जन जो है इसमें होता है। देखिए दूसरी प्रकार का जो म्यूटेशन है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देखिए क्या होता है, वह उत्परिवर्तन जो क्षार के डीएनए या एमआरएनए से संकलन या विलोपन से उत्पन्न होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इन्हें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोडॉन की भाषा विस्थापन स्थान से आगे की ओर बदल जाती है, अर्थात विस्थापन स्थान से मैसेंजर आरएनए में कोडॉन बदल जाते हैं, व परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल का क्रम पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इस बेस डीएनए के हमने एक बेस सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। ये कोडॉन के फॉर्म में है GCT, AGT, ATA, CGC, CGA, CGA, TCA, TAT, GCC, GCT। ये दोनों मान लीजिए डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, एक 5' to 3' है, दूसरा इसका एंटी पैरेलल होगा जो कि 3' to 5' होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये पिंक वाले जो बेस पेयर्स हैं उसको ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए हैं, म्यूटेशन के द्वारा इंसर्ट हो गए हैं। तो देखिए क्या हुआ, जो बेस पेयर्स हैं, जो कोडॉन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए GCT, AGT, और देखिए इस ATA जो कोडॉन है उसके पहले जो है G और C बेस पेयर्स लग गए, तो सीक्वेंस क्या हो गया, GAT, CTA, और ये देखिए ये वाला बेस कोडॉन चलेगा अब ACG, GCA, और फिर लास्ट में हमको जो है A और T जो है एक्स्ट्रा जो है बेस पेयर यहाँ बच जाते हैं। तो इसके जुड़ने से क्या हुआ, जो बेस पेयर जो एक्स्ट्रा जुड़ गए, जो एडिशन हो गया, तो सारे कोडॉन्स का जो है सीक्वेंस जो है चेंज हो गया, सब रिप्लेस हो गए, रिप्लेस नहीं ये चेंज हो गए। देखिए जहाँ से ये एडिशन हुआ है उससे पहले तक के तो बेस सीक्वेंस या कोडॉन्स जो हैं वो सेम थे, लेकिन जैसे ही ये नया एक बेस पेयर यहाँ जुड़ गया तो इस जुड़ने के स्थान से आगे के जितने भी कोडॉन्स हैं वो सब बदल गए हैं। इनके बदलने से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो अमीनो एसिड्स का जो क्रम होगा वो भी चेंज हो जाएगा और एक नई प्रोटीन जो है बन जाएगी। इसी को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये एडिशन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार से आप इसमें जो है डिलीशन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार का जो म्यूटेशन है, हमने तीन प्रकार के म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने अभी जीन म्यूटेशन पढ़ा है, इसमें हमने दो प्रकार के म्यूटेशन पढ़े, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब दूसरी प्रकार का जो म्यूटेशन है वो है जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन में जो क्रोमोजोम्स का जो संख्या है उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे बेस पेयर्स की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्रोमोजोम्स के जो नंबर हैं उसमें हमको बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलेगा।
और जीनोमेटिक म्यूटेशंस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी की हम बात करें तो देखिए इसमें अगुणित गुणसूत्रों का पूरा सेट बढ़ता है। इसमें जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए 2n है प्लस n हो गया, तो जो ट्रिप्लॉइडी ये कहलाएगा। इसमें देखिए ये पूरा एक हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स का सेट पूरा बढ़ गया है। इसी प्रकार से देखिए जो नॉर्मल क्रोमोजोम्स का नंबर है वो 2n है, इसमें मान लीजिए 2 हैप्लॉइड सेट और बढ़ गए तो यहाँ पर क्रोमोजोम्स की संख्या जो 4n हो जाएगी, तो इसको हम टेट्राप्लॉइडी कहेंगे। यहाँ पर एक सेट बढ़ा है क्रोमोजोम्स का, यहाँ पर पूरे 2 सेट बढ़ गए क्रोमोजोम्स के, तो ये 4n हो गया। इस तरह का जो परिवर्तन है वो पादपों में या जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्रोमोजोम्स के यहाँ पर 3 भाग हैं, 3 जोड़े हैं। 2n = 6, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पर 6 हैं। मियोटिक एरर इसमें हुआ, ये मियोसिस प्रोसेस के दौरान मियोटिक एरर हुआ, और ये देखिए मियोटिक एरर होने के बाद जो है ये देख रहे हैं आप, दोनों क्रोमोजोम्स में जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेम रहे। यहाँ भी पूरा ट्रिप्लॉइड है, यहाँ भी जो है ट्रिप्लॉइड है। और जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होंगे, ये सारे क्रोमोजोम देखिए जुड़ गए, तो 4n = 12, तो यहाँ टेट्राप्लॉइडी एक बन गया। नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 4 हो गए। ये मियोटिक एरर के कारण ऐसा होता है। इसको ज़्यादा अगर आप समझेंगे तो देखिए n यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब 2n मीन्स होता है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब इसमें 2 हैप्लॉइड सेट होंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन क्रोमोजोम्स की बात करें, ह्यूमन सेल में क्रोमोजोम्स की बात करें, तो ह्यूमन सेल में जो है 2n = 46 होता है, मतलब एक हैप्लॉइड सेट में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो अगर मनुष्य में 2n की बात करें तो वो 46 हो जाएगा। 3n में क्या होगा, हैप्लॉइड सेट की संख्या 3 होगी तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। 4n मीन्स होगा हैप्लॉइड जो सेट्स हैं क्रोमोजोम उनकी संख्या 4 होगी तो वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, इफ़ एनी एनिमल हैज 2n = 4 इट मीन्स n = 2। उसके एक हैप्लॉइड सेट में क्रोमोजोम्स की संख्या 2 होगी, और 3n इसको कर दें तो 6 हो जाएगी। 2n तो 4 है, n = 2, 3n = 6 होगा तो वो ट्रिप्लॉइड हो गया। यदि हम इसमें 4n करें तो 4n = 8 हो जाएगा तो वो टेट्राप्लॉइडी हो जाएगा। अब 5n करें तो वो 10 हो जाएगा, वो पेंटाप्लॉइडी हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 कर दें तो वो हेक्साप्लॉइडी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एग्जाम्पल है एन्यूप्लॉइडी का। एन्यूप्लॉइडी में पूरा इसमें नंबर ऑफ पूरा क्रोमोजोम का सेट एक साथ नहीं बढ़ता है। जैसे यहाँ पॉलीप्लॉइडी में हम देख रहे थे कि पूरे का पूरा हैप्लॉइड सेट यहाँ पर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा हैप्लॉइड सेट नहीं बढ़ता है। इसमें क्या होता है, 1 या 2 गुणसूत्र कम अथवा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर देखिए अगर हम मनुष्य में ही बात करें, मनुष्य में अगर हम एक क्रोमोजोम्स कम हो जाता है तो उसको मोनोसोमिक बोलते हैं। ऐसा टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 45 रह जाता है। नलीसोमिक क्रोमोजोम, यहाँ पर 2 क्रोमोजोम्स का लॉस हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 44 रह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नलीसोमिक। ट्राइसोमिक की बात करें तो यहाँ पर एक क्रोमोजोम्स का नंबर बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हमारे यहाँ 46 होते हैं हमारी सेल्स में, तो यहाँ पर जो है 47 हो जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन जो है डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। टेट्रासोमी में देखिए जो नॉर्मल क्रोमोजोम 46 है हमारे अंदर, तो इसमें 2 क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 48 हो जाता है। अभी आपके जो सिलेबस में मोनोसोमिक और ट्राइसोमी के बारे में ही बात है, नलीसोमिक और टेट्रासोमी आपके कोर्स में अभी नहीं है। देखिए तीसरे प्रकार का जो म्यूटेशन है वो है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम। इस प्रकार के म्यूटेशन में जो क्रोमोजोम्स की संख्या जो है सेम रहती है। जैसे 46 है तो 46 ही रहेगी, बट जो क्रोमोजोम्स की संरचना में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए ये जो संरचना में जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है, इंट्राक्रोमोजोमल और इंटरक्रोमोजोमल। इंट्राक्रोमोजोमल मीन्स कि क्रोमोजोम्स के अंदर ही जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो है इसमें इंटरक्रोमोजोमल म्यूटेशन में 2 क्रोमोजोम जो है इन्वॉल्व होंगे।
इंट्रा क्रोमोजोमल क्रोमोजोम म्यूटेशन की बात करें तो देखिए ये जनरली 3 प्रकार का होता है। पहले की हम बात करें तो डिफिशियंसी, इसमें क्या है, क्रोमोजोम का कोई एक टर्मिनल पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। जैसे ये कोई क्रोमोजोम है, इसके जो टर्मिनल पार्ट हैं वो अलग हो जाते हैं, या तो ऊपर से होगा या वो नीचे से होगा, इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी। टर्मिनल पार्ट में जो भी जीन्स होंगी वो पार्ट के साथ वो जीन्स भी जो है अलग हो जाती हैं। ये देखिए 2 तरह से हो सकता है, या तो जो ऊपर वाले रीजन से होगा या नीचे वाले रीजन से होगा, इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी। देखिए दूसरे प्रकार का जो इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन है वो है डिलीशन। इसमें लॉस ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट एक्सेप्ट टर्मिनल रीजन, इसमें जो है क्रोमोजोम का पार्ट जो है कहीं बीच में से ब्रेक होगा, टर्मिनल रीजन से ये ब्रेक नहीं होता है। देखिए जैसे ये क्रोमोजोम इसमें था ABCDEFGH, अब ये क्या हुआ, जब ये डिलीशन हुआ तो बीच में से हुआ, तो ABC यहाँ रह गया और DE वाला जो पार्ट था ये जो है यहाँ से टूट गया, ये वाला पार्ट जो है टूट के अलग हो गया। तो इसमें देख रहे हैं आप डिलीशन में जो है जो पार्ट है वो 2 जगह से टूटेगा, एक तो यहाँ से टूटा और एक यहाँ से ये टूटा। तो DE जो जीन्स वाला पोर्शन था क्रोमोजोम का वो अलग हो गया और हमारा एक नया D वाला पोर्शन जो अलग हुआ है, तो हमारा नया बेस सीक्वेंस, हमारा नया जो देखिए सीक्वेंस क्या बन गया जीन का, ABC और D वाला पोर्शन अलग हुआ, तो देखिए EFGH। तो ये 2 भागों में टूटता है। डिलीशन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, डिलीशन कभी भी टर्मिनल रीजन से नहीं होता है, ये जो है क्रोमोजोम्स के किसी भी पार्ट से हो सकता है एक्सेप्ट टर्मिनल रीजन। इसमें जीन्स जो हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं बीच में से, तो ये 2 भागों में टूटता है, जबकि डिफिशियंसी में केवल टर्मिनल पार्ट जो अलग होता है, अर्थात ये केवल एक जगह से ही ब्रेक होगा। अब देखिए तीसरे प्रकार का जो इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोजोम में जो जीन का जो सीक्वेंस है, वो क्रम है, वो 180 डिग्री पर रिवर्स हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जीन का सीक्वेंस है ABCDEFG, तो क्या होगा कि पहले ये क्रोमोजोम भी 2 भागों में टूटेगा यहाँ से, जैसे अभी हमने डिलीशन में पढ़ा था। डिलीशन में और 2 भागों में टूटने के बाद फिर इनका जो जीन का सीक्वेंस है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे CDE है तो CDE जो है घूम कर ये पार्ट जो क्रोमोजोम का वो उल्टा आके लग जाएगा, तो देखिए नया सीक्वेंस क्या बन जाएगा जीन का, ABEDCFG। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो थे डिफिशियंसी, डिलीशन और इन्वर्जन, ये इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन के एग्जाम्पल थे, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार का क्रोमोजोम जो है इन्वॉल्व है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार का क्रोमोजोमल म्यूटेशन में दूसरा प्रकार का जो म्यूटेशन है वो इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। इसमें 2 क्रोमोजोम जो है इन्वॉल्व होते हैं। देखिए इसको हम बात करें तो पहला जो इसमें देखिए इंजर्सन है और दूसरा जो है ट्रांसलोकेशन है। इंजर्सन में देखिए क्या होता है, अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। इंजर्सन हमेशा जो है होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच होता है। देखिए जैसे ये इंजर्सन में जो है क्रोमोजोम्स आकर जो है जुड़ेंगे, जैसे ये क्रोमोजोम है GTTCGTAGACTAAGCA। अब देखिए इंजर्सन में क्या हुआ, ये एक जो C जो है वो एक रिपीट हो गया है, इंजर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर GTTCGTAA, देखिए यहाँ तक तो सीक्वेंस जो सेम है। अब इसके बाद ये जो साइटोसिन, ये जो C जीन है, एक जो है जीन यहाँ पर आकर जुड़ गई है, देख रहे हैं ये जीन आकर जो है जुड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं इंजर्सन। तो इससे क्या हुआ, जीन का जो संरचना है उसमें जो है चेंज आ गया। बाकी सारे क्रोमोजोम देखिए सेम है, TAAGCA। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो जीन का जो सीक्वेंस था वो जीन का जो सीक्वेंस क्रोमोजोम में है, एक और जीन के जुड़ जाने से वो पूरा की पूरी उसकी संरचना जो है चेंज हो गई। इसको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन बिटवीन 2 क्रोमोजोम।
और ये हमेशा जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। दूसरा देखिए इसमें एग्जाम्पल, दूसरा जो टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन है, और ट्रांसलोकेशन जो है वो हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होता है। देखिए इसमें देखिए बिफोर ट्रांसलोकेशन और आफ्टर ट्रांसलोकेशन, देखिए ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ABCDEFGH, और ये जो दूसरा जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो है MNOPQR। तो आप देखेंगे कि ये जो BC वाला पार्ट है, देखिए ये वाला जो जीन वाला पार्ट है BC, वो जो है टूटकर दूसरे क्रोमोसोम दूसरा जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पर अटैच हो गया है। देखिए ये टूटने के बाद देखिए ADEFGH रह गया, और जो CD वाला पार्ट है या BC वाला पार्ट है, सॉरी, ये जो BC वाला पार्ट है जो कि टूट के अलग हुआ है, ये इस काले क्रोमोसोम पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, MNBC, और फिर उसके बाद देखिए OPQR, फिर से ये शुरू हो गया। तो ये जो है ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। ट्रांसलोकेशन जो है हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें जो है जीन्स भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जबकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम हमने यहाँ पढ़ा था उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन जो होते हैं दोनों क्रोमोसोम पर वो सेम होते हैं। ये म्यूटेशन, ये भी ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो म्यूटेशन है वो दोनों साइड से हो रहा है, और इस प्रकार के हम म्यूटेशन को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम का हिस्सा जो है दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में लगेगा, और दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जीन वाला पार्ट है या हिस्सा है वो पहले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आकर जुड़ेगा। तो इसमें दोनों क्रोमोसोम से पार्ट टूट रहे हैं और एक दूसरे में आकर लग रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें केवल एक क्रोमोसोम का पार्ट आकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में लग रहा है, लेकिन इसमें दोनों क्रोमोसोम से पार्ट टूट रहे हैं और दोनों क्रोमोसोम में आकर लग रहे हैं। इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स इसका हिस्सा दूसरे में, दूसरे का हिस्सा पहले में। तो ये म्यूटेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। निश्चित ही आप लोग इससे जो है लाभान्वित होंगे, और आपके एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आप बहुत ही जो है पॉजिटिवली इसको जो है लिख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। निश्चित ही हम आपकी समस्या का जो है सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।